नाज़रीन, आज तकरीबन 2.5 करोड़ के एक फ्रॉड की कहानी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी फैमिली से करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी को बेच के अपने बच्चों के लिए एक छत खरीदने का फैसला किया। इनका सामना एक नौसरबाज से होता है जो इनसे किसी तरह से तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख रुपया हथिया लेता है और अब इन्हें उस घर की पोजीशन नहीं दे रहा। आप इस शख्स से मिले कैसे? हमारी फैमिली मेंबर्स को प्लॉट्स वगैरह दिलवा चुके हैं। इन्हीं को हमने कहा था कि हमें कोई अच्छा प्लॉट वगैरह या कोई अच्छा घर दिखा दें। मियाँ आसिफ नदीम, इन्होंने और इनकी मिसेस ने हमें बताया कि जी हम मजबूरी के अंदर ये प्लॉट बेच रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हैं। इनको 1 लाख रुपया टोकन मनी के तौर पे दिया, 20 लाख रुपए हमने इनको बयाने के तौर पे पेमेंट कर। अच्छा, ये तमाम चीज़ों के सबूत आपके पास मौजूद है ना? जी बिल्कुल, एविडेंस मौजूद है। बिल्कुल एविडेंस और लोगों की मौजूदगी में हुआ होगा, क्योंकि आप जब भी कोई घर लेते हैं या कोई पेमेंट करते हैं, बहुत से अहबाब वहाँ पे यानी शाहिद के तौर पे मौजूद होते हैं। ये लोग भी थे, हम मेरे फैमिली भी थी। अब आपका 2 करोड़ 5 लाख रुपए जा चुका है। 2 करोड़ 5 लाख हमारा इनके पास जा चुका था और 30 लाख रहता था, वो भी वो कोशिश कर रहे थे कि इस तरह आप से निकलवा लें। आपने कहा कि नहीं, हम पोजीशन के टाइम नहीं, हाँ जी, हम इस चीज़ पे कंसिस्टेंट हो गए कि जी हमने नहीं देना। मेरा हस्बैंड जो है, इनको ब्लड प्रेशर का भी इशू हो गया था स्ट्रेस की वजह से। आहिस्ता आहिस्ता डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर इनके किडनीज को इफेक्ट कर गए। पिछले 2-3 महीने से डायलिसिस पर आ गए। अल्लाह ताला आप दोनों को जो है सेहत बख्शे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज तकरीबन 2.5 करोड़ के एक फ्रॉड की कहानी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी फैमिली से करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी को बेच के अपने बच्चों के लिए एक छत खरीदने का फैसला किया और इनका सामना एक नौसरबाज से होता है जो इनसे किसी तरह से तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख रुपया हथिया लेता है और अब इन्हें उस घर की पोजीशन नहीं दे रहा। अब मेरे साथ जो फैमिली मौजूद है, मलिक कमर साहब और उनकी अहलिया, इनके हवाले से अगर आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो हमारी भाभी हैं ये पार्शली ब्लाइंड हैं, इनको ठीक से दिखाई नहीं देता और इनको बहुत करीब से बहुत कम चीज़ें जो है दिखाई देती हैं, बहुत से कम कलर्स हैं जो दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो मलिक कमर साहब हैं ये डायबिटिक पेशेंट हैं और ये इस 2.5 करोड़ की तकरीबन 2.5 करोड़ का जो फ्रॉड इनके साथ हुआ है उसकी परेशानी और टेंशन लेने के बायस इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और अब इस वक्त ये डायलिसिस करवा रहे हैं। तो ये तमाम तर मामला है। आज इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके साथ ये तकरीबन 2.5 करोड़ का फ्रॉड किस तरह से हुआ, किस तरह से इन्होंने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी को बेच के एक नौसरबाज के हवाले कर दिया। आज के प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हम मलिक कमर साहब के हक में आवाज़ उठा सकें और कोशिश करें कि इन्हें इस निज़ाम इंसाफ से इंसाफ मिल सके और अल्लाह ताला इनको इंसाफ फराहम कर दे, क्योंकि पाकिस्तान जैसे माहौल में बहरहाल अपना हक लेना भी बड़ा मुश्किल मामला है। और दूसरा इस प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आप तमाम अहबाब जब कभी अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी बेच के अपने किसी प्यारे के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई छत खरीदने लगे तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों का एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे जो गलती हुई उसकी वजह से पिछले 2.5 साल से ये एक तो किराए के घर में रह रहे हैं और अपना 2.5 करोड़ रुपया एक शख्स के, एक नौसरबाज के हाँ जो है उसको दे चुके हैं और वो इन्हीं के घर में बैठ के इन्हीं को तंग कर रहा है, इन्हीं को परेशान कर रहा है। क्या मामला है? हमारे साथ मलिक कमर साहब और उनकी अहलिया मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनका फ्रॉड किस तरह से हुआ, किस तरह से ये उसके फ्रॉड में आ गए, किस तरह से उसके झांसे में आ गए, किस तरह से इन्होंने 2.5 करोड़ उसको ट्रांसफर किया और अब क्यों वो शख्स इनके घर की पोजीशन इनको नहीं दे रहा। क्या मामला है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना थोड़ा तारुफ करवा दें और बता दें कि क्या आपको ये जो इशू है, ये आपको पार्शली ब्लाइंड हैं आप? जी सर, मेरा नाम खदीजा मेहदी है और मैं बाय बर्थ रेटिनल डिस्ट्रॉफी की और निस्टैगमस की पेशेंट हूँ, जिसकी वजह से मुझे आप पार्शली ब्लाइंड कह सकते हैं या पार्शली साइटेड कह सकते हैं। मुझे काफ़ी मतलब थोड़ा नज़र आता है, मतलब बहुत करीब से, जैसे धूप छाँव का या बिल्कुल हल्का हल्का सा जो बहुत करीब चीज़ हो वो पता चलती है, वो भी जो मेरी फोकस में होती है। अच्छा, और आपके हस्बैंड को मैं देख रहा हूँ कि ये भी गालिबन हॉस्पिटल से आए हैं आप? ठीक है, इनको क्या मसाइल हैं? जी सर, इनका इस तरह से है कि ये इनको डायबिटीज़ थी, लेकिन जब हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ 2 करोड़ 35 लाख रुपए का जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है सर, उसके बाद ये इस बंदे ने जब हमें थ्रेट्स किए हैं तो उसके बाद मेरा हस्बैंड जो है, इनको ब्लड प्रेशर का भी इशू हो गया था स्ट्रेस की वजह से और वो आहिस्ता आहिस्ता डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर इनके किडनीज़ को इफेक्ट कर गए
और अब वो किडनीज़ को इफ़ेक्ट करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता किडनीज़ डैमेज होते होते और अब ये पिछले 2-3 महीने से डायलिसिस पर आ गए अल्लाह हैं। ताला आप दोनों को जो है सेहत बख्शे और आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे बताएं कि ये फ्रॉड किस तरह से आपके साथ हो गया? आप खुद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, मलिक साहब भी बड़े जो हैं समझदार हैं। हुआ क्या, आप लोग किस तरह से इस फ्रॉडिये के हत्थे चढ़ गए? किस तरह से इसने आपको फंसाया? कोई डीलर नहीं डाला? आपने कैसे अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी बेच के इसके हवाले कर दी? जी सर, जैसे कि आपको पता है कि हम स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। ये मैं अभी भी उधर एज ए सीनियर टीचर ग्रेड 18 में गजेटेड ऑफिसर के तौर पे जॉब कर रही हूँ और हस्बैंड मेरे वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से रिटायर हुए हैं पिछले 2-3 साल से, जब हमने ये प्लॉट लिया था। तो उसके अंदर ये था कि हम लोगों ने यही सोचा था कि चूँकि मैं भी ब्लाइंड मुझे मतलब डिसेबल्ड भी हूँ और हस्बैंड भी मेरे जो है वो डायबिटिक हैं, मुझे खुद एपिलेप्सी का इशू भी है, तो हम लोग को यही मतलब इनसिक्योरिटी थी कि हम एज सुन एज पॉसिबल अपने बच्चों का करियर जो है अपने बच्चों के करियर को सेव कर लें। और क्योंकि आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए चाहा कि एक छत ले लें। हम जिस घर में बैठे हैं जी किराए पे बिल्कुल, है? ये घर किराए पे है सर, और हमें मतलब आपको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तो इतनी ज़्यादा मतलब इनकम नहीं होती कि हम लोग रेंटेड हाउसेस वगैरह अफोर्ड कर सकें। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यही चाहते थे कि हम अपने बच्चों के लिए एक ज़ाती छत, ज़ाती घर, ज़ाती रिहाइश का बंदोबस्त कर लें, और ताकि हम अपने जो माहाना जितने भी अखराजात होते हैं डेली के और महीने के, उनको अच्छे तरीके से मैनेज भी कर लें और बच्चों की एजुकेशन भी इफेक्ट ना हो। अच्छा ठीक है, जब आप लोगों ने सोचा कि अब हमें अपने बच्चों के लिए एक घर खरीदना है, तो आपने अपनी सारी जमा पूंजी बेची जी सर। और आपने एक घर ढूंढा। बिल्कुल। ये शख्स आपको कैसे मिला? किसी डीलर ने मिलवाया? कोई जानने वाला था? आप इस शख्स से मिले कैसे? जी सर, ये हमारे एक डीलर हैं जो हमें पहले भी मतलब हमारी फैमिली के अंदर हमारी फैमिली मेम्बर्स को प्लॉट्स वगैरह दिलवा चुके हैं और वो काफ़ी मतलब उनके लिए सक्सेसफुल और अच्छे मतलब मुफीद साबित हुए हैं। तो इन्हीं को हमने कहा था कि हमें कोई अच्छा प्लॉट वगैरह या कोई अच्छा घर दिखा दें, तो उन्हीं के थ्रू हमने ये घर हमें ये प्लॉट दिखा, उन्होंने हमें ये प्लॉट दिखाया। ये प्लॉट जो है ये हाउस नंबर 13 डी ब्लॉक डी में है और फॉर्मनाइट हाउसिंग सोसाइटी जो मिस्टर असद वट्टू का इसके ओनर हैं, उस सोसाइटी में ये प्लॉट है। ये प्लॉट भी है और इसको आप कुछ हद तक ये भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी बेसमेंट बनी हुई है और बेसमेंट अभी इनकम्प्लीट है, मगर वो कितना कितने मरले का था? एक कनाल का प्लॉट है। और आपकी मतलब कि आपने इसको डीलर के थ्रू ढूंढा, आपको ये बेहतर लगा? जी और आपकी डील कितने में हुई? सर, हमको ये बेहतर इस तरह से लगा कि हमने एक जगह तो लेनी थी रहने के लिए, हमने रेडीमेड घर भी देखे, मगर इस तरह से है कि ये इनके साथ जब हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने ये जिस बंदे से हमने ये लिया है, मियाँ आसिफ नदीम, ये मतलब इससे जब हमारी इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने और इनकी मिसेस ने हमें बताया कि जी हम मजबूरी के अंदर ये प्लॉट बेच रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस गुजर रहे हैं, बेटी की शादी करनी है, दामाद हिस्से मांग रहे हैं, एक बेटे की भी शादी करनी है, एक बेटे का ट्रीटमेंट भी करवाना है, तो हमें काइंडली आप अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो आप हमारे साथ कर लें और ये हम अपना प्लॉट आपको बेच देते हैं। तो आपने अगर मतलब हमने फिर इनके साथ मतलब इनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए कि जी अगर हमने भी इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो हम इनकी हेल्प भी हो जाएगी, तो हम ये प्लॉट ले लेते हैं। ठीक है। तो हमने उससे इस तरह हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हो गया 2,35,00,000 का। ठीक है, वो एग्रीमेंट में सारी अमाउंट वगैरह मौजूद है। हमने इनको 1 लाख रुपया टोकन मनी के तौर पे दिया और उसके बाद 19 लाख रुपया मज़ीद हमने इनको देकर टोटल 20 लाख रुपीस यानी 20 लाख रुपए हमने इनको बयाने के तौर पे पेमेंट कर। अच्छा, आपने मौके पे जब आपकी डील हुई तो आपने 1 लाख रुपया बतौर टोकन दिया? जी। और फिर 19 लाख रुपया देके आपने 20 लाख का बयाना मुकम्मल कर दिया? ठीक है, ये तमाम चीजों के सबूत आपके पास मौजूद है ना? जी बिल्कुल, एविडेंस मौजूद है? बिल्कुल एविडेंस लोगों की मौजूदगी में हुआ होगा, क्योंकि आप जब भी कोई घर लेते हैं या कोई पेमेंट करते हैं बहुत से अहबाब वहाँ पे यानी शाहिद के तौर पे मौजूद होते हैं। ये लोग भी थे, हम मेरी फैमिली भी थी
और डीलर्स भी थे, ब्रोकर्स भी थे, मतलब पे ऑर्डर। और हमने सबसे पहले ये कि हमने पे ऑर्डर्स के थ्रू किया, पेमेंट्स हमारी सारी पे ऑर्डर्स के थ्रू हुई। ठीक है, 20 लाख रुपए आप बयाना चला गया जी और सर। फिर अब आपकी डील क्या हुई? जी, उसके बाद हमारा इनके साथ ये डिसाइड हुआ कि बाकी 1 महीने बाद हमने इनको 1 करोड़ और देकर, तो 1 करोड़ और देना है। और फिर उसके बाद आफ्टर 4 मंथ्स हमने इनको पोजेशन के एट द टाइम ऑफ पोजेशन हमने इनको बाकी मजीद जो बाकी हमारी पेमेंट रह गई होगी, जो कि 1 करोड़ 15 लाख बनती थी, वो हमने इनको टोटल देकर और उसी वक्त हमने इनसे पोजेशन ले लेना है और घर अपने नाम ट्रांसफ़र करा लेना है। ठीक है। जो हमारी इनके साथ फाइनल डीलिंग और फाइनल मतलब इनके साथ अच्छा, हमारी आपकी ये डील हुई जो मुझे अभी तक समझ आई है कि आपने कहा कि हमने जिस दिन डील की तो हमने 1 लाख रुपया बतौर टोकन दिया जी। कि हमारी आपकी डील हो गई है। जी, जी। और फिर आपने कुछ दिनों में, एक जी। हफ्ते में आपने दिया 19 लाख रुपया जी। कि ये आप हमारा बयाना भी हो गया। उसके बाद आपका एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट में आप ये लिखते हैं कि हम 1 महीने बाद आपको 1 करोड़ देंगे जी। और बाकी 4 महीने बाद पूरी रकम दे के आपसे पोजेशन ले लेंगे। ये आपका एग्रीमेंट हो गया। जी, ठीक है, बिल्कुल। आपने उसके फिर 1 महीने बाद 1 करोड़ रुपया दिया, जी बिल्कुल, वो भी आपने पे ऑर्डर की सूरत में दिया। सब कुछ पे ऑर्डर के सूरत ठीक है। में। अभी तक मतलब कि मामला ठीक चल रहे हैं, कहाँ पे आपको पता लगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड करने लगा या इसकी नीयत साफ नहीं है? हुआ क्या? मतलब कि आपने मुझे बताया कि आप तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख रुपए दे चुके हुए हैं। सर उसके अंदर ये था कि जब 1 करोड़ 20 लाख हमारा पूरा हो चुका था इनकी तरफ, जो कि एक महीने बाद हमने इनको 1 करोड़ दिया, तो 1 करोड़ 20 लाख हमारा बयाने समेत इनकी तरफ चला गया। उसके कुछ अर्से बाद इन्होंने अपने डीलर को कमीशन नहीं दी, जिसकी वजह से इनकी अपने डीलर के साथ कुछ मतलब लड़ाई हो गई और इनका डीलर ने इनका केस जो है वो विड्रॉ कर दिया। ठीक है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमारी डीलर से डायरेक्ट हो गए? इन्होंने हमारे डीलर को रिक्वेस्ट की कि जी हमें भी फॉर्मन हाइट्स में ही एक 10 मरले का प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा, हमारे डीलर का कंस्ट्रक्शन का काम भी है, तो आप वहाँ पे हमें एक घर कंस्ट्रक्ट करवा दें ताकि हम इनको एज सुन एज पॉसिबल इनका पोजेशन दे सकें। ठीक है। हमारे डीलर ने इनको प्लॉट भी लेकर दे दिया और कंस्ट्रक्शन भी करवानी शुरू कर दी। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने हमारे डीलर को मतलब इस चीज़ के ऊपर फोर्स करना शुरू किया कि जी आप बाकी के पैसे भी लेकर हमें घर कंप्लीट करवा के दें ताकि हम इनको जल्द से जल्द पोजेशन दें। इन्होंने हमारे डीलर के थ्रू ये कहलवाया कि जी आप इनको बाकी के पैसे भी दे दें, ठीक है, जो बाकी 1 करोड़ 15 लाख रुपए रहते हैं, वो आप इनको बाकी के मजीद पैसे दें ताकि हम इनका घर जो है वो हम इनको। इस दौरान 4 माह नहीं गुजरे थे? 4 माह नहीं गुजरे, आपने 4 माह के बाद पूरी पेमेंट करके घर लेना? नहीं 4 माह, हम लोगों का तकरीबन 2 महीने गुजरे थे। ठीक है। और इन्होंने डीलर के थ्रू और खुद भी आने जाने के सिलसिला शुरू कर दिया रिक्वेस्ट करके कि हमारे मसाइल हैं, बच्चों की शादी है, घर बना रहे हैं, तो आप हमें पैसे दें और हमसे पोजेशन पहले ही ले लें। ठीक है। नहीं पोजेशन ना लें आप। इन्होंने कहा कि जी आप हमें पैसे दे दें और हमें कुछ अर्सा रहने की इजाज़त दें ताकि हम अपना घर बना के तो आपको उसके बाद फ़ौरन हम आपको पोजेशन दे देंगे। ठीक है। उसके बाद इनको हमने बाकी के भी पैसे दे दिए, जो जिसमें से 30 लाख रुपया कम रहता था, बाकी सारे पैसे हमने इनको दे दिए। 30 लाख रुपए का मतलब कि आपने 1,15,000 देना था, तो आपने 85 लाख हमने इनको बाकी के दे दिए बाय पे ऑर्डर्स। ठीक है। अब आपकी तकरीबन 2 करोड़ 5 लाख रुपया आप इन्हें ट्रांसफर कर चुके थे। एग्जैक्टली। ठीक है। 2 करोड़ 5 लाख रुपए हमने इनको ट्रांसफर कर दिया था और आपने कहा कि 30 लाख हम तब देंगे जब हम पोजेशन लेंगे। जी, इन्होंने हमें 30 लाख के लिए भी बहुत फोर्स किया। काफ़ी इन्होंने पहले तो ड्रामाबाजी की कि जी हमने घर कंप्लीट नहीं होगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, पोजेशन में लेट हो जाएगी। हमने कहा जी हम इस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहे कि जी हमने 30 लाख जो है वो बाकी आपको पोजेशन के टाइम पर ही देना है। ठीक है। ठीक है। अब आपका 2 करोड़ 5 लाख रुपए जा चुका है। 2 करोड़ 5 लाख हमारा इनके पास जा चुका था और 30 लाख रहता था, वो भी वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरह आप दे दें, किसी तरह से हमसे निकलवा लें। आपने कहा कि नहीं हम पोजेशन के टाइम नहीं, हाँ जी, हम इस चीज़ पे कंसिस्टेंट हो गए कि जी हमने नहीं देना, हम पोजीशन के टाइम पे। और इस बात को कितना अर्सा हो गया? सर ये तो अब 2.5 साल होने को आ गए। अभी तक आपको पोजेशन नहीं मिल सकी? जी नहीं सर। आपको कब पता लगा कि हम जो है इसको तकरीबन 2 करोड़ 5 लाख दे चुके हैं और अब ये पोजेशन देने के मूड में नहीं है? जब सर हमने इनको 2 करोड़ 5 लाख दे दिया था और उन्होंने देखा कि हम इनको बाकी पैसे नहीं दे रहे, तो इन्होंने अपने एक दामाद के थ्रू हमें थ्रेट्स कराने शुरू कर दिए।
कब पता लगा कि ये आपके साथ फ्रॉड कर रहा है और अब ये पोजेशन देने के मूड में नहीं है? सर जब इसने देखा कि हम इसको 30 लाख रुपया बाकी का नहीं दे रहे, 2 करोड़ 5 लाख हम इसको दे चुके थे और अब बाकी 30 लाख सिर्फ रह चुका था जो कि हम इसको नहीं दे रहे थे। आप लोगों ने कहा कि पोजेशन के टाइम देंगे जी। तो इससे अपने दामाद से मोहम्मद ताहिर अवान साहब से इसने हमें थ्रेट्स कराने शुरू कर दिए। उसने कहा जी मैं कोई इंटेलिजेंस का बंदा हूँ और मैं आपका सारा पैसा जब्त करवा दूंगा और ना आपके हाथ प्लॉट आएगा और ना आपका सारा पैसा भी डूब जाएगा। लिहाजा आप ऐसा करें कि एक तो पैसे बढ़ा दें, हमें 50 लाख रुपया और दें ऊपर, और बाकी जो 30 लाख आपका हमारा आपकी तरफ रहता है वो भी हमें दें। इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने अपने हमारे कोई जानने वाले थे आर्मी में, हमने उनसे सारा डिस्कस किया और उन्होंने हमें गाइड किया कि आप फ़ौरन इसकी GHQ में कंप्लेंट करें और साथ में जहाँ पे भी आप इसकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं करें। मतलब कि वो फोर्सेस का नाम इस्तेमाल करके आप लोगों को डरा रहा था, धमका रहा था और कहता था कि मैं गालिबन ISI में हूँ, इंटेलिजेंस में हूँ, इस तरह हमें बार-बार थ्रेट्स करता था। ठीक है, फिर आपको किसी ने गाइड किया कि आप GHQ और आर्मी चीफ साहब से दरख्वास्त करें? हमारे एक अजीज, काफ़ी करीबी अजीज है, उन्होंने कहा कि आप GHQ में और कोर कमांडर वगैरह को इसकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दें। ठीक है। उसके लिए हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और उसके साथ साथ कोर कमांडर मुल्तान को और साथ में GHQ में हमने इसकी कंप्लेंट्स फॉरवर्ड कर दी। वहाँ पे फिर इसको उन्होंने स्नप किया कि जैसे कि भाई तुम्हारा ये सिविल केस है और तुम्हारा इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, तो तुम इसके अंदर क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, और अगर तुम इसके अंदर मजीद इंटरफेयर करोगे तो हम तुम्हें मतलब तुम्हारी इंक्वायरी भी हेल्ड करवा देंगे और तुम्हें टर्मिनेट भी कर देंगे। ठीक है। उसके अंदर ये था कि फिर ये उस वक्त थोड़ा सा मतलब उनकी मतलब ये थोड़ा घबराया और ये पीछे हट गया। उसके बाद इसने थ्रेट्स करने छोड़ दिए। ठीक है। उसके बाद कुछ अर्से बाद फिर ये जो मियाँ मोहम्मद आसिफ नदीम है जिसने हमारे साथ फ्रॉड किया है, ये जितना अपने आप को मजलूम साबित करता था ये उतना ही बड़ा फ्रॉडिया निकला। इसने हमें एक अपने किसी वकील के थ्रू नोटिस भिजवा दिया कि जी हम आपने सिर्फ हमें 20 लाख रुपए बयाने के दिए हुए हैं और इसके अलावा आपने हमें कोई पैसा नहीं दिया। और हम अब वो मुकर गया, वो जो उसने तकरीबन 2 करोड़ रुपया आपसे लिया वो मुकर गया। उसने कहा सिर्फ आपने बयाने का 20 लाख दिया है, आपने 2 करोड़ नहीं दिया। हालांकि पे ऑर्डर के आपके पास वो पे ऑर्डर में दिया ना आपने, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स एविडेंस मौजूद होंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, फिर क्या हुआ? इससे हमें कहा कि जी आप हमसे ज़बरदस्ती बाय फोर्स हमसे पोजेशन दिलवाना चाह रहे हैं और हमने मतलब इस चीज़ को, और अब मैं मतलब जब हमने इसके वकील के वो तो इसने कहा कि जी हम आपको पैसे पोजेशन नहीं देंगे और इससे हमें नोटिस भिजवा दिया। वहाँ पे हम थोड़े से इनसिक्योर भी हुए और अपने पैसे के लिए भी मतलब पैसों की परेशान हो गए ना, सारी उम्र की जमा पूंजी थी हमारी, ऑब्वियसली हमारी सारी उम्र की जमा पूंजी थी। ठीक है, उसके लिए हमने इनसिक्योर होकर और अपने पैसे को भी सेव करने के लिए और इससे कहा कि जी हमें मतलब और इस वजह से कि जी ये कहीं और प्लॉट ना बेच दे। ठीक है, वो जगह जो हमने ख़रीदी थी वो आगे ना कहीं बेच दे। हमने फिर कोर्ट में अप्लाई किया स्टे के लिए। ठीक है। कोर्ट में हमने सारे अपने जो जितने भी एविडेंसेस थे, सबूत थे, पे ऑर्डर्स थे, सारे अपने प्रूफ्स वगैरह शो किए, तो कोर्ट ने हमें जेन्युइनली हमें स्टे दे दिया। ठीक है। ठीक है, और अब हमारे पास वो स्टे, हमारा वो जो जगह हमने इससे ली है जिसकी हमने 2 करोड़ 5 लाख रुपए पेमेंट इसको की है और बाकी 30 लाख रुपया जो है वो हमने कोर्ट में जमा करा दिया। ठीक है। और हमें अब आपका तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख पूरा जा चुका है। 30 लाख रुपया हमारा कोर्ट में जमा है और बाकी 2 करोड़ 5 लाख इसके पास। तो अभी क्या मसला आ रहा है कोर्ट में, ये मामला कब से है और क्या ये आता है वहाँ पे पेशी में आता है? सर 2.5 साल हो गए हैं हमें कि हम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। आपको पता है कि कोर्ट के अंदर फिर तारीखें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और ये जानबूझकर तारीखों के ऊपर नहीं आता, और वैसे तो ये खुद तो आता ही नहीं है, इसका वकील ही आता है, हाजिरी लिखवाता है या कभी आता नहीं है और उस तारीख डलवा के चला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये 2.5 साल से हमारा केस जो है हमारा मतलब एक जेन्युइन केस है। हमारी सारी मतलब प्रूफ्स इनके पास हैं, एविडेंसेस इनके पास हैं, पे ऑर्डर्स इनके पास हैं, लेकिन हमारा केस जो है वो लटकता जा रहा है। और आप लोग ये भी किराए के घर में बैठे हुए हैं। हम इस 2.5 करोड़ का घर लेने के बाद आप लोग फिर भी यहाँ पे किराए के घर में 2.5 करोड़ का घर हमने लिया है और ये हमारी पैसे से इसने वहाँ पे अपने फॉर्मनाइट हाउसिंग सोसाइटी में ही एक और घर बना लिया, और घर भी ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है, प्लॉट भी ले लिया, उस पर ग्रे स्ट्रक्चर भी खड़ा कर लिया है और
वो जगह जो हमने इससे ख़रीदी थी उसके अंदर ये रह रहा है, उसकी बेसमेंट बनी हुई थी, उस बेसमेंट में ये खुद फ्री रह रहा है और हम यहाँ पे किराए के घरों में धक्के खा रहे हैं, ठीक है। और मतलब जिसकी वजह से हमारे बच्चों की एजुकेशन भी डिस्टर्ब हुई है, रुकी हुई है, ठीक है। और हमारे लिए अपना अदरवाइज़ जो मंथली फाइनेंसेस हैं उनको मैनेज करना इंतहा से ज़्यादा मुश्किल हुआ है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे बिल्स हैं, रेंट है, ये हमारे लिए, और बच्चों की एजुकेशन है, और जो नहीं तो जब ये मैं चाहूँगा कि मलिक साहब से भी बात करें। मलिक साहब को माइक दीजिएगा। मलिक साहब मेरी बात सुने। मलिक साहब तो पता नहीं लग सकिया कि है तो बंदा ठीक नहीं है, तुसी 2 करोड़ 5 लाख रुपए देता। ये जो मियाँ मोहम्मद आसिफ नदीम है, इसने अपना ज़ाहिरी स्ट्रक्चर जो है ना, बड़ी दाढ़ी दूढ़ी रखी है और बड़ा अपने आप को नमाजी शो करता है, बारिश हुलिया बनाया। वो ये भी एक टैक्स है लोगों का कि फ्रॉड करने के लिए ना अपनी पर्सनैलिटी को बदल लेते हैं। ठीक है। हमें तो हुआ कि बड़ा नेक आदमी है, लेकिन बाद में फिर ऐसा ऐसा पता चला कि ये फ्रॉडी है। इसके ये और इसकी बीवी हमारे गानों के चक्कर लगाने इसने शुरू कर दिए। ठीक है कि हम बड़े मजलूम हैं और ये और हमारे हालात बड़े पगले हैं, हमारे दिमाग का बड़ा प्रेशर है हमारे पे। अच्छा। और वो अपने आप को एक मजलूम शख्स के तौर पे आपके सामने शो किया। साथ ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने बेटे की शादी करनी है और बेटी की शादी करनी है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। हमारा जो एग्रीमेंट डिसाइड हुआ था वो तो यही हुआ था ना कि हमने 20 लाख देना है बयाना, और उसके बाद 1 करोड़ 1 महीने के बाद देना है। जी जी। वो हमने दे दिया, लेकिन उसके बाद इसने फिर जो दूसरे चाल चली, बाकी पैसे थे वो आपने 4 माह बाद देने थे। 4 माह बाद पेमेंट देनी थी 1 करोड़। उसमें हुआ क्या, इसने क्या चाल चली? उससे चाल ये कि अपने रोना रोया, फैमिली के साथ आ गए। हमारे फैमिली में बड़े क्राइसिस चल रहे हैं, आप पहले दे दे मुझे, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, वो रिश्ते टूट जाएंगे अगर इन टाइम जो है हमने उसको शादी वगैरह ना की उनके साथ, उनके ससुराल वाले मतलब प्रेशर डाल रहे हैं। इसके अलावा इसने हमें ये भी कहा कि मैंने एक घर बना लेता हूँ छोटा मोटा, तो आप मुझे पैसे भी, फिर हमने 85 लाख रुपया इसको और दे दिया। और वो अभी आपने पहले दे दिया जो आपकी एग्रीमेंट डेट थी, पहले इसको ये पैसे दे दिए। और इसने अपना वहाँ से हमारा जो डीलर था ना उसी के थ्रू ही कंस्ट्रक्शन करवाई और ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। एक नया घर भी ले लिया। एक नया घर भी ले लिया, वो भी हमारे पैसों के साथ। ठीक है। और फिर जब इसने अपने ये रंग और तेवर बदले तो आपने उसे कहा नहीं कि यार तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जब रंग और तेवर बदले तो हमने कहा पहले टाइम पोजेशन दो और ट्रांसफ़र करो, जो 30 लाख पेंडिंग रह गया वो हम तब जमा करा आपको देंगे जब आप ट्रांसफ़र कर दोगे और पोजेशन दे दो। इसने एक हिडन केस ना हमारे पे नोटिस पहले दे दिया ना वकील को कि अभी इन्होंने सिर्फ हमें 20 लाख रुपया दिया है, बाकी रकम इसने शो ही नहीं। आपके पास पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं? मेरे पास सारे पे ऑर्डर बैंकों पे, मैं रिटायर्ड हुआ था। ठीक है। मुझे कुछ ग्रेजुटी मिली थी और कुछ मेरा एक प्लॉट था कसूर में, वो बेचा। कुछ मिसेज ने अपने जेवरात वगैरह बेच के, तो मुझे आपने ये रकम इकट्ठी की? रकम बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की और कहा कि चले बच्चों के लिए, अपने लिए, क्योंकि घर कुछ छत होनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना महंगाई कितनी बढ़ती है। हाँ बिल्कुल, ऐसी अपनी छत जो है वो बड़ी। तो हमने यही चाहा कि कम से कम रेंट से तो हमारी बचत हो जाए। ठीक है। तो अभी क्या मसाइल का सामना आ रहा है आपको? कोर्ट्स में आपने तमाम चीज़ें लगाई और आपको स्टे मिल गया? जी, कोर्ट्स में हमें स्टे मिल गया। फिर जब हमने स्टे के लिए अप्लाई किया, हमारा जेन्युइन केस था, कोर्ट ने हमें रिलीफ दे दिया। लेकिन एक है वो गिला कि कोर्ट का प्रोसेस बड़ा स्लो है। वो उसमें फिर आपको पता है कभी जज नहीं आते, कभी तरीके लंबी ये डाल देती है दूसरी पार्टी, कभी वो नहीं आया तो तारीख डलवा लेते हैं, जिससे हमें बड़ा मुश्किल फेस हो रही है कि हम रेंटेड हाउस में बैठे हैं। अभी क्या इसने ये आप लोगों को जानबूझ के टारगेट तो नहीं किया? उसने देखा कि मैम जो हैं वो भी थोड़ा मतलब कि जाहिर है एक फ्रॉडी आदमी है, उसके माइंड में ये चीज़ें होंगी कि ये शरीफ लोग हैं, इन्हें टारगेट करना आसान है, लोवियन है, और दूसरा इसके मियाँ जो है वो बीमार हैं। मैंने जब रिटायर हुआ हूँ ना 2022 में, तो मैंने ये सौदा किया था, तो तब मैं डायबिटिक का और बीपी का पेशेंट हो चुका हुआ था। तो उसके बाद जब मुझे ये इसने
मुझे शो हुआ कि ये फ्रॉड कर रहा है, उस स्ट्रेस से मेरी किडनी अफेक्ट हो गई। अल्लाह ताला आपको और- सेहत दे। और अब मैं 3-4 महीने से ना 3-4 माह से डायलिसिस शुरू की है। अल्लाह ताला आपको सेहत। अब ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा केस जल्दी वाइंड अप हो। मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सीएम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे नज़रसानी करके और इस केस को जल्दी हमारे फेवर में करवाया जाए और इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए। ठीक है मैम, आप कुछ कहना चाहें तो आप भी बात करते हैं, माइक आपके पास। जी सर, बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो कोर्ट का सिस्टम है ये बहुत स्लो है, क्योंकि आए दिन कभी जजेस की हड़ताल, कभी वकला की हड़ताल, और वो तो अलहदा रहती है, और उसके अलावा तारीखें बहुत लंबी लंबी डलती हैं। और उसके साथ साथ ये बंदा भी हमें, ये जो मियाँ मोहम्मद आसिफ नदीम है, मिस्टर फ्रॉडिया, मैं इसको कहूँगी, इस बंदे ने हमारे साथ जितना बड़ा फ्रॉड कर छोड़ा है, मतलब हम लोगों ने, आपको पता है कि एक सरकारी मुलाजमीन किस तरह अपना एक एक पैसा जोड़ते हैं। आप एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन माजूर बच्चों का की जो एजुकेशन होती है, वो स्पेशल जो ब्लाइंड बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ाती हूँ, उनको टीच करती हूँ। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं गजेटेड ऑफिसर हूँ ग्रेड 18 में, और मेरी जो जॉब है वो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाना, उनको टीच और ट्रेनिंग देनी, उनकी काउंसलिंग वगैरह, रिहेबिलिटेशन, ये सब कुछ मेरा मतलब मेरी जॉब का हिस्सा है। ठीक है, और उसके अंदर ये आ जाता है कि इस बंदे ने भी मेरी, और साथ साथ मैं मिर्गी की एपिलेप्सी की मरीज़ भी हूँ, उसने इन चीज़ों का भी फ़ायदा उठाया, उसने हस्बैंड की बीमारी का भी फ़ायदा उठाया। ठीक है, और उसने हमें इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड कर दिया कि हस्बैंड को भी डायलिसिस शुरू हो गए, मुझे भी, मतलब मेरी एपिलेप्सी भी काफ़ी बढ़ गई, मुझे एपिलेप्टिक फिट्स पड़ने शुरू हो गए। ठीक है, वो एपिलेप्सी वैसे मुझे पहले से थी, मगर वो इतनी सवेर नहीं थी जितनी बाद में हो गई थी। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये गवर्नमेंट ऑफ अपनी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी करूँगी, और उनसे ये कहूँगी भी कि ये मतलब उनको ये पता होना चाहिए कि हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और पाकिस्तानी हैं, तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उस सूरत में आप लोगों के बच्चे कितने हैं? हमारे जी 2 बच्चे हैं। बेटी हमारी ने मैट्रिक से अब एफएससी में गई है, और बेटा ओ लेवल से ए लेवल्स में गया है। लेकिन उनकी पढ़ाई इस वक्त डिस्टर्ब बुरी तरह हुई है, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल इतने फाइनेंसेस नहीं है कि हम उनकी पढ़ाई को सही तरह आगे मैनेज कर पाएँ। ठीक है, और साथ में रेंट पे कर सकें, साथ में सारे यूटिलिटी बिल्स, फ्यूलिंग, घर के सारे जो भी अखराजात होते हैं हमारे से वो सही तरह मैनेज नहीं किए जा रहे। तो उसके लिए सर मैं सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जरदारी साहब को, प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, और सीएम साहिबा मैडम मरियम नवाज़ को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने डिसेबिलिटी कोटा पर, इस बड़े मिसहैप के बाद मैंने डिसेबिलिटी कोटा पर एक गवर्नमेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया था, और वो भी मैंने उसी वक्त किया था जब हमारे साथ ये मिसहैप हुआ था। मेरा केस स्टेट ऑफिस में, सेक्रेटेरिएट में, वेलफेयर में, सेक्रेटरी वेलफेयर के पास, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास, सबके पास जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, इन प्रोसेस है। सिर्फ सीएम मैडम मरियम नवाज़ साहिबा के फाइनल अप्रूवल की ज़रूरत है। अगर हमें घर अलॉट कर दिया जाता है तो उससे हमारे फाइनेंशियल बर्डन जो हैं वो कुछ कम हो जाएंगे, और हम रेंट से कम बच के तो अपने बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं चीफ जस्टिस साहब को, चीफ जस्टिस पंजाब को, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पंजाब को, और इसके साथ साथ सेशन जज लाहौर को, और साथ में सीनियर सिविल जज ऐवान अदल लाहौर को, और जो वो जज साहिबा जिनके पास हमारा केस चल रहा है वो भी सिविल जज साहिबा हैं, उन सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बराए मेहरबानी हमारे केस को अब सीरियसली ले लें, और इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करें, इसको जल्द से जल्द वाइंड अप करें, और हमें हमारा मेरिट के ऊपर हमारा जो है वो डिसीजन लिया जाए, और केस को मज़ीद लिंगर ऑन ना किया जाए। तो अच्छा मुझे बताएं कि इस शख्स ने कोई बीच में बंदा डाल के आपको कोई डराने धमकाने की या आपसे कोई और डील करने की कोशिश तो नहीं की कि चलें आप ऐसा करें, इतने पैसे और दे दें, मैं आपको पोजीशन दे देता हूँ, या अगर आपने ऐसे किया तो मैं ऐसे कर दूंगा?
इससे बंदे डाले हैं ना, अपने दिमाग को डाला बीच में। ठीक है, वो तो आपको डरा धमका रहा था। और वो कह रहा था कि जी 50 लाख फर्दर दो तो फिर मैं आपको करूंगा। मतलब कि 2,35,000 Blackmail कर का रहा है। 2,35,00,000 का सौदा हुआ है, 50 लाख और मतलब कि 2,85,00,000 का वो कह रहा है कि अब हाँ, सौदा हमारा और हो फिर गया। मैं आपको लेकिन हो hand सकता है कि over वो कर उसके देंगे। बाद भी आपको पोजीशन ना दें। हमने तो बड़ी मुश्किल से 2,35,00,000 दिया है और बाकी 50 लाख हम कहाँ से दे सकते हैं? नहीं, और फिर वैसे भी हमारे जो एग्रीमेंट में नहीं आपका है, हमारा एग्रीमेंट बनता ही नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे। अच्छा, उसके बाद कोई मजीद बंदा इन्होंने नहीं डलवाया? नहीं, बीच में डीलर डलवाता रहा, यही ब्लैकमेलिंग करता रहा, 25 ज्यादा दे दो, 30 दे दो, 50 तक आके रुक जाता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन हम दे ही नहीं सकते, साथ आपका जो वैसे भी एग्रीमेंट हमारी हुआ तरफ उसी- बनते ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, वो जो आपका डीलर था वो क्या किरदार अदा कर रहा है? आप डीलर तो वगैरह ने हमारी फेवर में एविडेंस दी है। इसका भी जो डीलर इसे छोड़ गया था उसने भी हमारी फेवर में कोर्ट में एविडेंस दी है। ठीक है, वो तो उससे भी इसने कमीशन नहीं दिया दोनों को। अच्छा, हाँ, दोनों मतलब कि ये को- उसकी आदत है कि वो जिस भी शख्स के साथ मामला करता है तो उसमें वो कुछ ना फ्रॉड कुछ ही करता है, खराबी कर देता है। बेसिकली फ्रॉड ही आदमी। और मैं एक ऑल ओवर एक बात करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो भी इसके रिश्तेदार हैं या आम पब्लिक है, इस फ्रॉडी आदमी से केयरफुल होके चलें, ठीक है। ताकि ये किसी जैसे हमसे फ्रॉड किया है किसी और के से फ्रॉड ना कर सके। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपने ये जिस भी सोसाइटी में आपने ये घर लिया या पसंद किया, तो नॉर्मली होता ये है कि अगर मैं किसी भी शख्स के साथ कोई डील करने लगा हूँ जिसमें कोई हैवी अमाउंट इन्वॉल्व है, तो मैं उसके मुतल्लिक अहले इलाका से पता करवा लूँगा या अहले इलाका से पूछूंगा ये किस तरह का शख्स है, या अगर वो कल को कोई अपनी ज़ुबान से फिर भी जाता है तो मैं अहले इलाका को कहता हूँ कि भाईजान इसको समझाएं। तो आपने इस हवाले से इसकी कोई तहकीक की थी? नहीं, जब हमने केस ये एग्रीमेंट किया है ना, सौदा किया है, तो हमारा डीलर जो है ना ऑलरेडी वहीं परमानेंट में ही काम करता था। ठीक है, हमने तो उस पर ट्रस्ट किया ना कि, ठीक है, तो उसको भी इसके बारे में इतना पता नहीं था। ठीक है। ये अपने आप को आप लोगों ने अपने तौर पे तहकीक नहीं करवाई अहले इलाका अपने से? तौर पे हमने नहीं कराई। ठीक है। हमने तो डिपेंड किया है डीलर्स पे, ठीक है। क्योंकि डीलर्स वहाँ काफ़ी अर्से से फार्मानेट में उनका ऑफिस है। मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह भी आपने मेरे हस्बैंड से क्वेश्चन किया है, तो हम लोगों ने हमारे डीलर ने हमें वहाँ का जो मेन ऑफिस है वहाँ से इसके नाम के मतलब इसके नाम पे ये घर है वो पेपर्स निकलवा के दिए थे। और ये सोसाइटी का भी हमें मतलब इससे उन्होंने सारी डिटेल्स बताई थी कि ये सोसाइटी के जो ओनर हैं उनका नाम वो असद वट्टू साहब है। उनकी और भी सोसाइटीज़ हैं, वो मिस्टर असद वट्टू हैं। किसी ओनर का तो नहीं इन्वॉल्वमेंट, जाहिर सी बात है कि जो शख्स फ्रॉड कर रहा है वो तो खुद उसकी नीयत खराब मेरी है। उनके साथ भी बातचीत हुई है और उन्होंने भी हमें मतलब साहब यही के साथ कहा भी है, बातचीत हुई? भट्टू साहब ने भी इसको कहा है कि जी उन्होंने आपको पैसे दिए भट्टू साहब ने आपको सपोर्ट किया? जी, तो उन्होंने ये तो भी उनकी किया। मेहरबानी है ना जी, उन्होंने जितना वो उन्होंने हमें मतलब ये सपोर्ट किया कि मतलब उन्होंने इसको कहा कि भाई जब तुम्हें उन्होंने पेमेंट पूरी दी है, बिफोर टाइम दी है, जब तुमने मांगी है दी है और तुम्हें हर तरह से उन्होंने ऑब्लाइज किया है, तो तुम उनको उनका राइट उनका पोजीशन क्यों नहीं दे रहे हो? मगर ये बंदा नहीं माना। ठीक है, वैसे ये जो उनके सामने मेरे मानता पास था कि मैं पेमेंट ले चुका हूँ। नहीं, पेमेंट वो क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, इसने तो पूरा इनकार करने की कोशिश की है, इसने तो हमें थ्रेट्स भी करवाए हैं। हमारे पास क्योंकि सारे एविडेंसेस जेन्युइन एविडेंसेस मौजूद थे, तो इस वजह से आप देखेंगे मतलब काम निकलवाता है और उसके बाद पेमेंट नहीं करता। पहले काम निकलवाता है बड़ा मीठा बन के और उसके बाद ये पेमेंट नहीं करता है। पहले इसने अपने ही डीलर को फिर उसके बाद इसने हमारे डीलर को हाथ में करके उसकी भी कमीशन खा ली, फिर उससे इसने कंस्ट्रक्शन भी करवाई। ठीक है, वो भी उसकी भी कमीशन उसको नहीं दी, प्लॉट उससे भी प्लॉट खरीदने की भी नहीं दी, कंस्ट्रक्शन की भी उसने उसको भी नहीं दी। ठीक है, फिर उसके बाद इसने अपने लॉयर तिकर को कुछ अर्सा पहले हमें ये भी इसके लॉयर से पता चला कि इसने उसकी भी पेमेंट जो है वो मतलब पेमेंट जो है वो नहीं दे रहा, उसका लॉयर भी इससे पेमेंट मांग रहा है, लेकिन ये उसको भी मतलब अब तरखा रहा है। सीएम साहिबा से मैं बार बार कहूँगी, मरियम नवाज साहिबा ने फाइनल अप्रूवल जो घरों की, मैंने डिसेबिलिटी कोटा पे घर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो बराए मेहरबानी डिसेबिलिटी कोटा जैसे कि वो जानती हैं कि 12% है। पंजाब हमारा पहले जो हमारा डिपार्टमेंट था ये फेडरल गवर्नमेंट में था, उसके बाद डिवॉल्व होकर पंजाब गवर्नमेंट में आ गया। तो पंजाब गवर्नमेंट में सिर्फ 4 डिपार्टमेंट्स को अप्लाई ये इजाज़त है घर अलॉट करने की, लेकिन डिसेबिलिटी कोटा 12% है और डिसेबिलिटी या हार्डशिप
कोटा के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने डिसेबिलिटी और हार्डशिप कोटा के ऊपर ही अप्लाई किया था अपने के ये, और प्रोसेस में है मेरा सारा केस। सिर्फ़ और सिर्फ मैडम मरियम नवाज़ साहिबा जो हमारी सीएम है, इनके अप्रूवल की ज़रूरत है। अगर ये अप्रूव कर देंगी तो मुझे मतलब घर अलॉट हो जाएगा। तो मैं उन्हीं से बार बार ये अपील करूँगी कि बराए मेहरबानी वो मतलब मुझे घर की अलॉटमेंट का अप्रूवल दे दें, ताकि हमें कम से कम ये रेंटेड हाउसेस में ना रहना पड़े और हम अपने बच्चों की एजुकेशन जो है उसको जारी कर सकें। और मतलब मलिक साहब बात करना चाह रहे हैं, माइक दीजिएगा। इसके अलावा मतलब अपने मतलब हमारे ऊपर से जो भी फाइनेंशियल बर्डन्स हैं वो कुछ हद तक कम हो सकें। ठीक है जी, मलिक साहब को दीजिए। हम चाहते थे कि हमें अलॉटमेंट जो है वो हो जाए, सीएम साहिबा हमें अलॉट कर दें तो हमारे एक्सपेंडिचर्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि रेंट लेकिन हाउस अभी में देखा रहना जाए बड़ा तो मेन मुश्किल मसला है। तो आपका वो कुल जमा पूंजी का है ना कि वो तो अभी- केस है, लेकिन हम चाहते हैं कि फिर हम आसानी से मेंटली हमें रिलैक्स होगा और हम जब तक फाइट वो बैक कर मामला जब सकेंगे। तक भी चल रहा है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इस जो है आपको रेंटेड हाउस से आपका और रेंटेड हाउस से छुटकारा मिल जाएगा और हम फाइट कर सके, अच्छे तरीके से कर सकें, बच्चों की एजुकेशन अच्छे तरीके से चला अच्छा, सकें। मुझे बताएं कि मलिक साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत से दोस्त साहब आप देख रहे हैं और वो भी नॉर्मली नाज़रीन जब घर लिया जाता है तो आपको तकरीबन अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी लगा के ही लेना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि जो महंगाई के हालात हैं। मैं मलिक साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप बताएं कि आपको क्या लगता है आपसे कहाँ पर गलती हुई कि आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, या कल को कोई भी शख्स कोई अपने लिए एक छत खरीदना चाह रहा है तो उसको किन चीज़ों से जो है एहतियात बरतनी चाहिए? हमारे से सबसे बड़ी गलती तो यही हुई कि हमने तो नेकी की, एज ए ह्यूमन बीइंग हमने इसके साथ सिंपैथी शो की और इसे बिफोर टाइम पेमेंट कर दी 85 लाख। एतबार नहीं करना चाहिए था आपको। इतबार अब मैं लोगों को यही कहूँगा, आम पब्लिक को, कि किसी पे भी ना ट्रस्ट करे, चाहे सका भाई हो। पेमेंट के मसले, लेन देन के मसले में किसी पे भी नाज़रीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस भी शख्स को आप करोड़, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ देंगे आज के इस माहौल में, तो बड़ा मुश्किल है कि वो ईमानदार रहे। नॉर्मली इतने पैसे दे के बहुत बड़े बड़े लोगों की जो ईमानदारी जो है वो डगमगा जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़े लोगों को ज़र्फ भी दिया है। आप उनके सामने 100 करोड़ भी रख दें वो उनका ईमान नहीं डगमगाता। लेकिन देखें कि ये जो साहब हैं, ये 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ 5 लाख रुपया खुद वसूल करने के बाद जो है वो अब इनका घर का पोजेशन नहीं दे रहे। और देखें कि मैंने अभी उनकी इन्होंने को बताया, कोई तस्वीर दिखाई है, तो वो काफ़ी एजेड लग रहे हैं। मेरा ख्याल है कि 65 या 70 के करीब हैं। और अगर आप इस उम्र में भी आके लोगों के साथ जो है उनका हक नहीं उनको दे रहे, या उनके साथ कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं, या आप कोई उनका हक दुबा के बैठे हुए हैं, तो ये आप मतलब कि क्या करेंगे, इसके आगे क्या लेके जाएंगे, या अगर अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो क्या बताएंगे कि हम क्यों किसी के साथ इस तरह का मामला करके आए, क्यों किसी के साथ 2 करोड़ रुपए का जो है वो फ्रॉड करके आए हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये 2 करोड़ का फ्रॉड अगर कर भी लिया, अगर इसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं, यहाँ पे नहीं भी उनसे कोई उन्हें कुछ कह पाता, तो देखें कि ये 2 करोड़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं अब करना, ये सारी उम्र उनके बच्चे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका जो हिसाब किताब है इन्हें खुद देना पड़ेगा। तो बहरहाल अगर आप देख रहे हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपको इन्होंने पैसे दे दिए और कह रहे हैं कि हमारे पास पे ऑर्डर मौजूद है, तमाम सबूत मौजूद है, हम तमाम सबूत जो है अदालतों में जमा करवा चुके हैं, आप एक तो अदालतों में पेश नहीं हो रहे, और अगर आपने अदालतों में नहीं भी पेश होना, आप इनसे मिलकर इनका जो हक है इनके हाथ में रखें, ताकि इनकी कौन सा आपके साथ कोई खानदानी या कोई जाती दुश्मनी या रंजिश चल रही है, आप अपने मामला जो है वो खुद सुलझा लें। और आप मामला खुद सुलझा लेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये कोर्ट के जो मामला थे वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। और अगर आपके हवाले से अगर आपको लग रहा है कि ये कोई गलत बयानी कर रहे हैं, और अगर आप भी हमें इस हवाले से कोई बातचीत करना चाहिए, तो आप बल्कि खुद हमसे रब्ता करें, हम आपसे भी आगे पूछते हैं, हम इनके तमाम एविडेंसेस लेके आपके पास आ जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये देखें तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं, पे ऑर्डर के थ्रू इन्होंने 2 करोड़ 5 लाख की जो है वो पेमेंट की है। अब आप तक वो पेमेंट क्यों नहीं मिल पा रही, या आप क्यों इनसे आके जो है पहले मिन्नत समाजत करते रहे कि मुझे जो है अर्ली पेमेंट कर दें, और इनकी तो मेहरबानी है, इनकी नेकी है कि इन्होंने आपकी तकलीफ या आपका दर्द या जो भी था उसको समझते हुए आपको जल्दी पेमेंट कर दी। आपको तो चाहिए था कि आप इनके जो है शुक्रगुजार रहें, आप इनकी जो है इस मेहरबानी पे इनके साथ बेहतर अंदाज में जो है पेश आते, आप उनका जो है हक है वो रख के बैठे हुए हैं। और आप देखेंगे 2.5 साल से आप इनका घर दुबा के बैठे हुए हैं। 2.5 साल पहले अगर उस घर की कीमत 2 करोड़ 35 लाख थी, तो जाहिर सी बात है कि अब वो घर हो सकता है कि 3 करोड़ का हो या 4 करोड़ का हो। तो अब इस वजह से भी उसको देते हुए तकलीफ हो रही है कि यार अब तो ये घर महंगा हो गया,
और अब तो मैं इनको ये 2 करोड़ 35 लाख का जो घर दे रहा हूँ, ये तो इस वक्त 4 करोड़ का बिक सकता है। ये किसी तरह, अब वो ये भी मामला होंगे ना। बिल्कुल सर, हम यही मैं कहना चाह रही थी कि आप इस बंदे की मतलब जो इन्होंने हमें अपनी पिक्चर भेजी है वो भी आप देखें, बड़ी इन्होंने मतलब देखभाल के भेजी है, खाना काबा के आगे खड़े होके भेजी है, और तस्वीर ये क्या भेज रहे हैं और किस होके भेज रहे हैं और करतूतें ये क्या घोल रहे हैं, आप ये देखें। और सबसे बड़ी बात ये 2.5 हमसे 2 करोड़ 35 लाख रुपया इन्होंने 2.5 साल पहले लिया था, और आप ये देखें कि वो 2 करोड़ 35 लाख इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुका होगा। अगर उस वक्त हमें प्रॉपरली अगर हमें हमारा पैसा इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड ना ये बंदा करता तो आज हम भी अपने घर में बैठे होते, हमने अपने बच्चों को छत दे दी होती। ठीक है, इस वक्त उस उतने पैसे के अंदर हमें उस लेवल पे घर नहीं मिल सकेगा, हमारा पैसा डी वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो गया। आपको तो पैसा नहीं ना चाहिए, आपको तो वो घर ही चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो इसलिए ये सारी हरकतें कर रहा है, किसी तरह ये अपने ही पैसे वापस ले लें, क्योंकि अब इनके पैसे जो 2 करोड़ 35 लाख था वो बढ़ गया होगा, वो घर की कीमत 3 करोड़ 3.5 करोड़ भी होगी। और अब इसी वजह से शायद उसके दिल में कहीं ना कहीं वो मलाल आ रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह इनका 2 करोड़ 35 लाख इन्हें वापस देके जान छुड़वा लूं। और मामला इसलिए कोर्ट में है, और मैं दुआ ये करूंगा कि हमारे यहाँ बहुत से मसाइल हैं कि ये ठीक कह रहे हैं कि जो निज़ाम इंसाफ है उसमें कुछ ना कुछ देरी है, ताखीर है, लेकिन इंशाल्लाह वहाँ पे जो दूध का दूध पानी का पानी एक दिन हो जाएगा। लेकिन ये इनकी दरख्वास्त है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम लोग मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अपने बच्चों को लेके दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मतलब कि किराए के घरों में बैठे हुए हैं, हमसे जो है वो उसके फाइनेंसिस जो है वो बर्दाश्त के हमारी जो भी इनकम थी, जो भी सेविंग थी, वो हम तो उस शख्स को जमा करवा चुके हुए हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, और हम सारा कुछ देने के बाद, उस घर को खरीदने के बाद पिछले 2.5 साल से जलील हो रहे हैं, और वो शख्स हमारे घर में बैठा हुआ है ना, वो कोर्ट में पेश हो रहा है, और वो एक मतलब कि डॉन बना हुआ है कि भाई मैं नहीं देता, मेरी मर्जी, आप जो करना चाह रहे हैं कर लें। तो इस हवाले से जो है सर, मेडिकेशन हमारी फैक्टोरिया हम अपना सही तरह से इलाज तक तो करा नहीं सक रहे हैं, बच्चों को हम सही तरह से पढ़ा नहीं सक रहे हैं, रेंट हमसे अफोर्ड नहीं किया जा रहा, और जिस कदर फाइनेंशियल क्राइसिस में हम जा रहे हैं, ये वो जैसे आपने सुना होगा कि राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि राह पे आ जाने वाह पे आ जाने, जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है उसकी तकलीफ वो ही समझ सकता है। और ये बता ये रहे हैं कि एक तरफ जो आप देख सकते हैं कि जो हमारी बहन है वो पार्शली ब्लाइंड है, वो बता रही है कि मेरी अपने कुछ मसाइल हैं, मुझे जो है वो मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं, और जाहिर सी बात है जब आप जितना स्ट्रेस लेते हैं, आप जितने परेशान होते हैं, आपकी उतनी जो है हेल्थ ख़राब होती है। वो बता रही हैं कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनके भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो डायलिसिस के लिए भी उन्हें जाना पड़ता है, फिर कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ता है, फिर इस चीज़ की परेशानी अलग, घर में भी इसकी डिस्कशन और इस चीज़ का प्रेशर कि यार पता नहीं वो क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 10,000 या 20,000 या 1 लाख के पीछे इंसान के जहन में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये लोग 2 करोड़ 35 लाख रुपए वहां पे अपना फंसा चुके हुए हैं, और फिर भी किराए के घर में जलील हो रहे हैं। ये भी डर खौफ है कि वो कोई और ना कोई चांद चढ़ा दे अपने वो 2.5 करोड़ बचाने के लिए, या अपने वो फ्रॉड को बचाने के लिए कोई और ना हरकत कर ले। तो ये बता रहे हैं कि हम परेशान भी हैं, हमें समझ भी नहीं आ रही है, हम जो है एक तरफ हॉस्पिटल आना जाना पड़ता है, एक तरफ कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। तो दरख्वास्त ये है, ये अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त कर रहे हैं, CM पंजाब से आपसे दरख्वास्त कर रही हैं कि हमें जो है हमारा हक लेके दिया जाए, और इनके पास तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें मेरिट पे हमारा फैसला कर दें, हम भी तमाम एविडेंसेस और सबूत ले आते हैं, उस शख्स को बुलाया जाए, उसे कहे कि आपके पास भी कोई सबूत या कोई आपके हक में कोई दलील है तो आप भी ले आएं। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मियां आसिफ साहब, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, आप हमें बुलाएं, हम इन्हें बुला लेंगे, हम आपके सामने वो एविडेंसेस रख देंगे, और आपको बड़ा ज़र्फ करते हुए और एक बेहतर शहरी होने का सबूत देते हुए इनका जो हक है वो इन्हें देना चाहिए, अगर इन्होंने आपको वो 2 करोड़ 35 लाख रुपया दे चुके हैं। ये बता रहे हैं कि 2 करोड़ 5 लाख आपने खुद वसूल किया पे ऑर्डर्स की सूरत में, और उसके अलावा जो 30 लाख था अब इस वक्त कोर्ट में मौजूद है, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में तमाम रकम जमा करवा दी भी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से तमाम रकम दे के हम उस घर के मालिक हैं, और 2.5 साल से वो हमारे घर पे कब्जा करके बैठा हुआ है और बदमाशी कर रहा है, और हमारे घर का कब्जा नहीं छोड़ा, और अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें हमारा हक लेके दिया जाए। ये आज का प्रोग्राम था, और तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि आप जब भी कभी कोई घर या कोई छत या कोई भी प्लॉट लेने लगे तो इस हवाले से इंश्योर हो जाए करें कि ये शख्स का पास्ट हिस्ट्री क्या है, क्या ये शख्स इस हवाले से पहले अगर कुछ डील कर चुका है तो वहां पे इसने क्या मामला किए, और जो अहले इलाका है वहां पे बहुत से लोग इन्हें जानते होते हैं, अगर कोई भी शख्स पहले इस तरह के मामलात में रहा हो तो आपको अहले इलाका पहले वार्न कर देते हैं। इनकी गलती यह है कि इन्होंने अहले इलाका से पहले नहीं तहकीक की, और उस शख्स की बातों में आगे उसके लिए सिंपथीज इनके अंदर जो है वो उठी, और इन्होंने पेमेंट उस मुकर्ररा वक्त से भी पहले कर दी
कि हम चलें जी पेमेंट करके अपने घर में जाते हैं और पोजेशन लेते हैं। उस शख्स के दिल में कहीं ना कहीं वो कोई चीज़ थी, और जैसे ही उसे पता लगा कि 4-5 माह में, आपको पता है कि प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, उसे पता लगा कि जो मैं घर इन्हें तकरीबन 2.5 करोड़ का बेच चुका हूँ, 2 करोड़ 35 लाख का एक किनाल का घर, अब जाहिर सी बात है उसे पता लगा होगा कि ये 3 करोड़ का हो गया या 3.5 करोड़ का हो गया, तो अब उसको तकलीफ हो रही होगी उस घर से निकलते हुए। बहरहाल जो आपकी डील हो चुकी थी, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर चुका थे, आपको उसी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपकी पेमेंट भी हो चुकी, तो आपको इनको उनका हक देना पड़ेगा। आपने वो कॉन्ट्रैक्ट तो किया है ना, उसमें साइंड है ना सब कुछ, स्टैम्प पेपर है ना? बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये आज का प्रोग्राम था। अपनी राय से आप लोग हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।